नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात पानीपत हरियाणा में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 25 सितंबर 2015 की सुबह की बात है कि जीटी रोड स्थित गांव करहंस में पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना की कोठी के पास वाले खेतों में जला हुआ एक बड़ा सूटकेस पड़ा है। मामला कुछ गंभीर लग रहा था, इसलिए डीएसपी गोरखपाल राणा पुलिस टीम के साथ मौके पर जा पहुंचे। जला हुआ सूटकेस आजाद सिंह के खेतों में पड़ा था। पुलिस ने देखा तो उसमें एक विदेशी महिला का अर्ध जला शव मिला। इसका मतलब था कि उसे किसी दूसरी जगह पर कत्ल करके वहां पर लाकर जलाया गया था। जले हुए सूटकेस और शव को अपने कब्जे में लेकर समालखा पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302, 201 और 23 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ये मुकदमा खेत मालिक आजाद सिंह की तहरीर पर दर्ज हुआ था। इस तरह के केसों में तफ्तीश का सबसे पहला चरण होता है शव की पहचान, लेकिन समालखा पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी मृतका के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। आखिरकार समालखा पुलिस चुप होकर बैठ गई। दूसरी ओर उज्बेकिस्तान में 24 सितंबर 2015 को ही इस घटना का पता चल चुका था, यानी शव के मिलने से काफी पहले। 24 सितंबर की रात करीब 10 बजे 60 साल की महिला शोकिस्ता डिनर से अभी फारिग हुई थी कि उनके फोन की घंटी बज उठी। कॉल इंडिया से थी। फोन करने वाले ने उनसे कहा, मैं साखनोजा का दोस्त बोल रहा हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपकी बेटी गंभीर हादसे का शिकार हो गई है। गंभीर हादसा, वो भी साखनोजा के साथ? कैसा हादसा? शोकिस्ता ने घबराकर पूछा। साखनोजा का सरेआम अपहरण कर लिया गया है, फोन करने वाले ने बताया। ये खबर सुनकर शोकिस्ता के लिए अपने पैरों पर खड़े रह पाना मुश्किल हो गया था। वो दम से वहीं जमीन पर बैठ गई। कॉल अभी भी कटी नहीं थी। किसी तरह उन्होंने पूछा, कब हुई किडनैपिंग? अभी 2 मिनट पहले। मैं वहीं घटनास्थल के पास हूँ। किडनैपिंग देखते ही मैंने तुरंत आपका नंबर मिलाया है। पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, अभी कर रहा हूँ। कहने के साथ ही दूसरी ओर से फोन कट गया। शोकिस्ता के 5 बच्चों में साखनोजा सबसे छोटी थी। वो जब 2 साल की थी तब उसके सिर से पिता का साया उठ चुका था। शोकिस्ता ने ही उसे माँ बाप दोनों का प्यार देकर पाला था। शोकिस्ता खुद एक कलाकार थी। अपने बच्चों को भी वो कला के क्षेत्र में लाने के लिए प्रयासरत थी। उन्हें सबसे ज्यादा प्रतिभा साखनोजा में दिखी। भारतीय गीतों पर वो बहुत अच्छा नृत्य करने लगी थी। शायद यही वजह थी कि वो अपनी कला का प्रदर्शन भारत में करने के लिए ललायित रहती थी। भारत जैसे उसके सपनों का देश था। आखिर वो अपने सपनों के देश में जा ही पहुंची थी, जहां से अब उसके किडनैप हो जाने की खबर आई थी। शोकिस्ता ने इस बारे में अपने कुछ रिश्तेदारों व परिचितों को बताया तो उन्होंने उनसे उज्बेक एम्बेसी से संपर्क करने को कहा। अगली सुबह ऐसा ही किया गया। एम्बेसी अधिकारियों ने आगामी कार्रवाई के लिए शोकिस्ता की शिकायत दर्ज कर ली। शायद इसी का असर था कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दिलचस्पी दिखाते हुए थाना कोटला मुबारकपुर में डीडीआर दर्ज करके 26 सितंबर को एक टैक्सी ड्राइवर प्रीतम सिंह को पूछताछ के लिए थाने में तलब कर लिया। प्रीतम सिंह अपनी टैक्सी से साखनोजा को दिल्ली घुमाया करता था। उसने पुलिस को बताया कि 24 सितंबर की सुबह साखनोजा के बुलाने पर वो पहाड़गंज स्थित उसके होटल पर गया था। उस रोज साखनोजा दिन भर उसके साथ रही थी और दिल्ली में कई जगहों पर गई थी। प्रीतम सिंह ने आगे बताया, रात 10 बजे साखनोजा मुझे साउथ एक्सटेंशन ले गई। एक जगह गाड़ी रुकवाकर उसने मुझे इंतजार करने को कहा और वो सामने वाली दिशा में चली गई। वहां नीले रंग की इंडिका कार खड़ी थी, जिसके पास गुरविंदर उर्फ गगन, अपनी पत्नी मासा व एक अन्य औरत नाज के साथ खड़ा था। ये तीनों साखनोजा को पहले से जानते थे। मैं भी उन्हें जानता था। उन लोगों के अंदाज से लग रहा था कि उन्होंने साखनोजा को बुला रखा था और वे वहां खड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। प्रीतम ने आगे अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा, साखनोजा के वहां पहुंचते ही वे लोग पहले तो उससे बहस करने लगे, फिर उसे जबरन गाड़ी में धकेलते हुए वहां से गाड़ी भगाकर ले गए। चूंकि साखनोजा ने किसी खतरे की बात मुझसे नहीं बताई थी, वैसे भी वे लोग पहले से एक दूसरे के परिचित थे। इससे मुझे लगा कि शायद वे आपस में हंसी ठिठोली कर रहे होंगे, इसलिए मैंने इस बारे में पुलिस को फोन करके बताना जरूरी नहीं समझा। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है।
उन लोगों ने वाकई साखनूजा का अपहरण कर लिया था। भारत में पुलिस अपने ढंग से काम कर रही थी। उधर सोकिस्ता का दिल उसी दिन से बैठा जा रहा था जिस दिन उन्हें साखनूजा के अपहरण की खबर मिली थी। उनकी एक बेटी जमीरा इन दिनों ताशकंद में रह रही थी। भारत में बहन के किडनैप हो जाने की बात सुनकर वो माँ के पास उज्बेकिस्तान चली आई। जमीरा के आते ही सोकिस्ता ने उससे दो टूक कहा, जैसे भी हो मुझे इंडिया ले चलो। साखनूजा को लेकर मेरे मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपने कुछ राज साझा करते हुए जमीरा से कहा, साखनूजा ने इंडिया में अपना एक बॉयफ्रेंड बना लिया था जिससे उसे गर्व ठहर गया था। मेरे हिसाब से उसे अब तक 6 सप्ताह की गर्भवती होना चाहिए। जमीरा अपनी माँ की फिक्र को समझ रही थी। उसने प्रयास करके वीजा वगैरह लगवाया और माँ को लेकर 5 अक्टूबर को दिल्ली पहुंच गई। सोकिस्ता की सबसे बड़ी बेटी नोदीरा अमेरिका में अपने पति व जवान बेटे के साथ रहती थी। वो वहां से अकेली सीधे माँ के पास दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में इन लोगों ने उज्बेक एम्बेसी के अफसरों से लेकर पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्ती तक से मुलाकात करके साखनूजा का पता लगाने की गुहार लगाई। साखनूजा का किडनैप अभी तक रहस्य ही बना हुआ था। पुलिस का कहना था कि टैक्सी ड्राइवर प्रीतम के बयान के आधार पर गगन, मासा व नाज को भी थाने बुलवाकर उनसे पूछताछ की गई, मगर इस पूछताछ में कुछ निकल नहीं पाया था। अपने बयानों में इन्होंने यही बताया था कि उस रात साखनूजा मस्ती के मूड में अपनी खुशी से उनके साथ गई थी। फिर एक जगह गाड़ी से उतरकर एक अन्य नौजवान के साथ उसकी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली गई थी। इसके बाद वो उनसे नहीं मिली थी। उनका आरोप था कि प्रीतम नाहक बढ़ा चढ़ाकर बयान दे रहा था। अगर उसने हम लोगों को साखनूजा को अपने साथ जबरन ले जाते देखा था तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया? 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया? आखिर वो कोई अनपढ़ गवार ना होकर दिल्ली जैसे महानगर का टैक्सी ड्राइवर था। इन लोगों का कहना था कि किन्हीं कारणों से प्रीतम से उनकी नहीं बनती, इसी वजह से वो उन्हें परेशान करने के लिए ऐसी बातें कह रहा है, वरना साखनूजा के गायब होने से तो हम खुद परेशान है। वो हर महफिल में रौनक जमाने वाली हमारी खास साथी थी। पुलिस ने इन लोगों के अलावा अन्य कई लोगों को भी संदेह के दायरे में रखकर पूछताछ की थी, लेकिन साखनूजा के बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। साखनूजा की माँ व दोनों बहनों ने तब तक दिल्ली में ही रुके रहने का फैसला कर लिया जब तक कि उसका पता न चल जाए। इसके लिए उन्होंने एक फ्लैट किराए पर ले लिया। इंसाफ की चाहत के लिए एक दिन वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिली। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से तो वो रोजाना ही मिल रही थी। इन लोगों द्वारा साखनूजा के बारे में टुकड़ों में बताई गई बातों से उसका परिचय कुछ इस तरह से सामने आया। घर में छोटी होने की वजह से साखनूजा सबकी लाडली थी। उसने ताशकंद में रहकर स्कूली शिक्षा हासिल की थी। वो डांस और प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। दरअसल साखनूजा का जन्म ऐसे कलाकारों के परिवार में हुआ था जहां सभी को गीत संगीत का शौक था। उसके पिता जाने माने संगीतकार थे, लेकिन अज्ञात बीमारी के चलते वो तब दुनिया को अलविदा कह गए थे जब साखनूजा केवल 2 साल की थी। लेकिन सोकिस्ता ने अपनी इस बेटी को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी थी। साखनूजा छुटपन से ही डांस विद्या की ओर अग्रसर होने लगी थी। उसका शौक देखते हुए उसका दाखिला एक अच्छे डांस स्कूल में करवा दिया गया था, जहां उसने बैले डांस से लेकर भारतीय फिल्मों के गीतों तक पर डांस करना सीखा। देखते देखते उसने इंडियन फिल्मी गीतों पर डांस करने में महारत हासिल कर ली। साखनूजा सबसे पहले एक एम्बेसी इवेंट में भाग लेने के लिए सन 2008 में भारत आई थी। उन दिनों वो उज्बेकिस्तान में कोरियोग्राफी का एक विशेष क्रैश कोर्स कर रही थी। इस कोर्स को बीच में छोड़कर ही वो इंडिया आ गई थी। यहाँ की संस्कृति ने उसे इस कदर मोह लिया था कि उसका मन यही बसने को बेचैन हो उठा था। इसके बाद वो टूरिस्ट वीजा पर अक्सर इंडिया आने लगी थी। इससे उसे दिल्ली की काफी जानकारी हो गई थी। वो जब भी भारत आती तो पहाड़गंज के होटलों में या फिर किशनगढ़ के अपार्टमेंट्स में रुकती थी। किशनगढ़ में उसकी मुलाकात नाज से हुई। बाद में दोनों रूममेट बनकर रहने लगी थी। नाज भी उज्बेकिस्तान की रहने वाली थी। नाज के माध्यम से साखनूजा की दिल्ली में रहने वाले तमाम उज्बेकिस्तान के लोगों से जान पहचान हो गई। वो उन लोगों के पारिवारिक समारोहों में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी थी। इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक अन्य युवती मासा व उसके भारतीय पति गगन से हुई थी। साखनूजा करीब रोजाना ही अपनी माँ को फोन करके एक एक बात के बारे में बताया करती थी। सोकिस्ता उससे मिलने 1-2 बार दिल्ली भी आई थी
और बेटी के इधर के कई दोस्तों से मिली थी। उन्होंने महसूस किया था कि यहाँ उनकी बेटी ने अपनी अच्छी जगह बना ली है, उसकी प्रशंसा करने वालों की कमी नहीं है। साखनोजा ने तब माँ को बताया था कि यहाँ के सांस्कृतिक समारोह के सहारे वो जल्द ही भारतीय फिल्मों में भी काम हासिल कर लेगी। शोकिस्ता बेटी की सफलताओं से खुश होकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हुई खुशी खुशी उज्बेकिस्तान लौटी थी। कुछ समय बाद एक दिन साखनोजा ने फोन करके उन्हें बताया कि उसके डांस प्रोग्राम इस कदर पसंद किए जाने लगे हैं कि वो मांग को पूरा करने में खुद को असमर्थ महसूस कर रही है। कभी कभी मोटे पैसे का लालच दिए जाने के बावजूद उसे कार्यक्रम छोड़ने पड़ते हैं। ऐसे ही एक बार शोकिस्ता को बेटी की ओर से इंडिया में बॉयफ्रेंड बनाने और उसके गर्भ ठहरने का समाचार मिला। इससे शोकिस्ता को लगा कि साखनोजा अब वही अपना घर बसाकर भारत में रह जाएगी। वैसे उन्हें इस बात का पहले से ही एहसास था कि साखनोजा की जान इंडिया में अटकी रहती है। फोन पर ऐसी ही बातों के बीच एक दिन साखनोजा ने माँ को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर वो परेशान हो गई। साखनोजा ने उन्हें बताया कि 16 अगस्त 2015 को हुई एक पार्टी में वो इतना नाची कि थककर चूर हो गई। डांस खत्म होने पर जब वो वहां पीछे एक काउच पर बैठी तो किसी ने उसे पीने को कोक का गिलास दिया, जिसे वो एक ही सांस में पी गई। उसे पीने के बाद उस पर बेहोशी छाने लगी। उसके बाद जब वो चेतना में लौटी तो उसने खुद को एक दूसरी जगह पर पाया। उसके शरीर पर कपड़े भी पहने वाले नहीं थे। वहां 2 लड़कियां थी जिन्होंने उसे बताया कि तंग कपड़ों की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसे यहाँ लाकर उसके उन कपड़ों को उतारकर ये ढीले कपड़े पहनाए गए हैं। इस घटना के बाद से साखनोजा थोड़ा परेशान रहने लगी थी। उसकी बातें सुनकर शोकिस्ता भी बेचैन हो जाती थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले में वो बेटी से क्या कहें। कुछ कहने से वो और ज्यादा चिंता में पड़ सकती थी। इसलिए उन्होंने साखनोजा से कहा कि आगे से कहीं इतना ना नाचे कि तबीयत खराब हो जाए। उन्होंने बेटी को भले ही चेता दिया था, लेकिन उन्हें उसकी चिंता सता रही थी कि अकेली रहते हुए वो कहीं किसी षड्यंत्र का शिकार ना हो जाए। इसके बाद शोकिस्ता इंडिया जाकर मामले की तह में पहुंचने का विचार करने लगी थी। इस घटना को घटे अभी 1.25 महीना ही बीता था कि 24 सितंबर की रात उन्हें बेटी के किडनैप होने की सूचना ने झकझोर कर रख दिया था। वो तुरंत अपनी दूसरी बेटियों के साथ दिल्ली पहुंची और बेटी की तलाश में जुट गई। पुलिस पर वो लगातार दबाव डालती रही कि इस मामले को वो हल्के में ना लेकर उन लोगों से सख्ती से पूछताछ करे जिन पर उसे शक है। शोकिस्ता का कहना था कि इस मामले को पुलिस हल्के में लेकर संदिग्ध लोगों से गंभीरता से पूछताछ नहीं कर रही है। आखिर पुलिस ने अपना रवैया बदला और संदिग्ध लोगों को फिर से थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ शुरू की। दूसरे लोगों के अलावा जब गगन से भी सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने साखनोजा को ही नहीं, नाज को भी मौत के घाट उतारकर उसके शव को जला दिया है। ये सुनकर पुलिस दंग रह गई। इसके बाद पुलिस ने गगन को 6 दिनों के कस्टडी रिमांड पर लेकर गहराई से पूछताछ की। पूछताछ में उसने जो कुछ बताया उससे इन हत्याओं का जो राज सामने आया वो कुछ इस तरह से था। गगन एक बड़ा सेक्स रैकेट चलाता था। उसके नेटवर्क में देसी ही नहीं विदेशी लड़कियों की भी खूब डिमांड थी। सोनू पंजाबन के लिए काम कर चुके गगन के नेटवर्क में काफी रसियन लड़की थी जिन्हें वो दिल्ली एनसीआर के अलावा चंडीगढ़, जयपुर और मुंबई की रेव पार्टियों में भेजता था। इसके लिए वो रूस में सेक्स रैकेट से जुड़े लोगों से संपर्क करके लड़कियों को टूरिस्ट वीजा पर 3 महीने के लिए भारत बुलाता था। भारत में रसियन लड़कियों की डिमांड पूरी करने के लिए सीआईएस से जुड़े देशों जैसे उज्बेकिस्तान व कजाकिस्तान की गरीब लड़कियों को अच्छी जिंदगी का लालच देकर टूरिस्ट वीजा पर भारत लाकर देह धंधे के कारोबार से जोड़ देते थे। गगन और उसकी पत्नी मासा के इस धंधे की पार्टनर नाज उज्बेकिस्तान की रहने वाली थी। मासा लोगों को ब्लैकमेल करने में माहिर थी। नाज पहले खुद अपनी देह बेचती थी। उम्र ढलने पर उसकी डिमांड कम हुई तो वो दूसरी लड़कियों से धंधा करवाकर उनकी कमाई से कमीशन लेने लगी। वो ज्यादातर उज्बेक लड़कियों को ही पटाने की कोशिश करती थी। साखनोजा को देखते ही नाज उस पर लट्टू हो गई थी। उसने देह धंधे में उतारने की कोशिश भी की। इस कोशिश में जब उसे लगा कि वो ऐसी वैसी लड़कियों में नहीं है तब उसने उसकी रूममेट बनकर उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। अमीर परिवार से संबंध रखने वाली साखनोजा एक प्रतिभावान कलाकार थी। उसकी कला की कदर भी बढ़ रही थी। अपने नृत्य कार्यक्रमों से उसे अच्छा पैसा मिलने लगा था। नाज के माध्यम से ही वो मासा और उसके पति गगन के संपर्क में आई।
उसे इनकी असलियत मालूम नहीं थी। अलबत्ता ये सभी उससे उम्र में बड़े थे, इस वजह से वो इन लोगों की बहुत इज्जत करती थी। साखनोजा स्वभाव से थोड़ा भोली थी, जिसका फायदा उठाते हुए ये लोग उससे पैसे उधार मांगने लगे, जो बढ़ते बढ़ते 8 लाख रुपए तक पहुंच गए थे। एक दिन साखनोजा ने इनसे अपने पैसे वापस मांगे तो नाराज होकर इन लोगों ने उसे धमकाने के लिए 24 सितंबर 2015 की रात धोखे से साउथ एक्सटेंशन में एक जगह बुला लिया। वहां थोड़ा बहुत हड़काकर इन लोगों ने उसे अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बैठा लिया और चले गए। कार गगन चला रहा था। मासा उसकी बगल वाली सीट पर बैठी थी। पिछली सीट पर नाज लगातार साखनोजा की पिटाई करते हुए उसका गला दबाकर उसे डरा रही थी। इसी बीच उबड़ खाबड़ जगह पर कार थोड़ा उछली तो नाज के हाथों का दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से साखनोजा की मौत हो गई। ये लोग साखनोजा को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन जब वो मर गई तो उसके शव को दिल्ली में फेंकना खतरे से खाली नहीं था। उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने एक सूटकेस का इंतजाम किया और उसमें शव को रखकर रात में ही पानीपत के कस्बा समालखा में एक जगह उस सूटकेस और शव पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस तरह इन लोगों ने साखनोजा से छुटकारा पा लिया। इस घटना से गगन और मासा जरा भी नहीं घबराए, लेकिन नाज के दिमाग पर इसका गहरा असर पड़ा। उसे पकड़े जाने का भय सताने लगा। हालांकि एक बार पुलिस उससे पूछताछ भी कर चुकी थी, तब गगन उसके लिए ढाल बन गया था। इसके बाद गगन को लगा कि ये डरपोक औरत खुद तो फंसेगी ही, अपने साथ उन्हें भी फंसाएगी। खैर, नाज को अपने लिए खतरा बनते देख गगन ने 5 अक्टूबर 2015 को उसे भी गला घोंटकर मार दिया और उसके शव को उत्तर प्रदेश के हापुड़ ले जाकर एक सुनसान जगह में पेट्रोल डालकर जला दिया। पूछताछ के बाद गगन को उन दोनों जगहों पर ले जाया गया जहां उसने शव जलाए थे। वहां के थानों में अधजले शव मिलने के मामले दर्ज थे। बरामदगी के नाम पर स्थानीय पुलिस को इन महिलाओं की अस्थियां ही मिल पाई थी। साखनोजा की पहचान के लिए पुलिस ने उसकी हड्डी एवं उसकी मां सुकिस्ता का डीएनए टेस्ट करवाया है। मामले का खुलासा होने पर मासा भूमिगत हो गई थी। उससे पूछताछ के लिए पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। गगन से साखनोजा की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें मिली है। ये तस्वीरें उसने उसे ब्लैकमेल करने के लिए 16 अगस्त को तब खींची थी जब एक डांस प्रोग्राम के बाद उसे बेहोशी की दवा मिलाकर कोला पिलाया गया था। ये षड्यंत्र गगन का रचा हुआ था। बहरहाल जमीरा का कहना है कि उसकी बहन को बेले डांसर कहकर उसकी प्रतिभा का अपमान ना किया जाए। वो एक अच्छी डांसर थी जो अपनी कला को निखारने के लिए इंडिया आई थी, लेकिन यहाँ आकर उसे बदनामी और एक खौफनाक मौत मिली। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।